नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम हमारी जो इतिहास की पहली क्लास है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपने सारे दोस्तों को जोड़ लें और इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर कर दें कि सब लोग एक साथ में जुड़ जाएं। और आप अगर तैयार हैं तो जल्दी से आप थंबनेल देकर संकेत दें कि आप सब लोग तैयार हैं या नहीं। ठीक है ना। चलिए, आज लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि आपको जो सिलेबस समझाया गया था कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले। ठीक है ना। तो हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में देखा था कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले। और आज जो है हमारी पहली क्लास है और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो इधर एक शब्द आता है आपका। क्या शब्द आता है आपका? वो आता है इतिहास। क्या शब्द आता है आपका? इतिहास क्या है? आपका शब्द आता है इतिहास। कि इतिहास क्या है? तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि इतिहास वो है जो गुजर गया है, यानी कल का दिन भी आज इतिहास हो गया। आपने 2 घंटे पहले खाना खाया था तो वो भी इतिहास हो गया। क्या ये सब इतिहास है क्या? सोचिए आप सब लोग, इतिहास है कि हम कैसी घटनाओं को इतिहास कहते हैं? कि आपके जीवन में जो सब कुछ घटित हो रहा है क्या वो इतिहास है क्या आपका? नहीं। इतिहास उसे कहते हैं जो आपके मानव जीवन को, ठीक है ना, प्रभावित करे। तो जीवन की ऐसी घटनाएं जो सारे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं उनको हम इतिहास कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि हम किन किन घटनाओं को, किन किन घटनाओं को इतिहास में शामिल करते हैं। बताइए, जल्दी से आप बताइए कौन कौन सी ऐसी घटना है जिनको हम इतिहास में शामिल करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी एक शब्द बताया है आपको कि ऐसी घटनाएं जो पूरे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं उनको हम इतिहास कहते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी 2018 में कोरोना महामारी आई। क्या आई आपकी? कोरोना महामारी आई। ठीक है ना। तो आपने देखा था कि कोरोना महामारी में बहुत जो थी जनहानि हुई आपकी। ठीक है ना। ऐसी घटना जो आप भविष्य में कभी भी जिस जो आपको याद आएगी तो आप कहोगे उस घटना ने पूरे मानव जीवन को प्रभावित किया था आपका। ठीक है ना। कौन सी घटना थी आपकी? कोरोना महामारी। ठीक है ना। जिसके कारण आपने देखा धीरे धीरे फैलती गई थी आपकी और बहुत लोग प्रभावित हो गए थे आपके। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप कि जो ऐसी घटना जो मानव के भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, ऐसी घटना जो क्या होगी आपकी, मानव के भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। क्या बताएंगे आप कि ऐसी घटना जो मानव जीवन को प्रभावित करे वो क्या कहलाएगी आपकी? इतिहास कहलाएगी। अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरी और कौन सी चीजें आती है इतिहास में आपकी। तो पहला तो आपने बता दिया कि मानव के जीवन को प्रभावित करे। दूसरा, ऐसा नहीं है कहीं से भी प्रभावित कर दे। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपकी क्रमबद्धता होना बहुत जरूरी है कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं ऐसे ही नहीं, आपको कहीं से भी उठा के पढ़ा दिया जाएगा। हम इतिहास की शुरुआत करेंगे, इतिहास कहाँ से चालू करते हैं। तो इतिहास का कोई ना कोई एक सीक्वेंस होता है, यानी आप बताएंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगी आपकी? तो आप बताएंगे क्रमबद्धता। क्या आएगा आपका? तो आप बताएंगे क्रमबद्धता। इसमें होना बहुत जरूरी है। तो इतिहास में हमेशा क्रमबद्धता होती है। जैसे आप कहानी सुनते हैं, कहानी कहीं से भी कोई चालू कर देता है, लेकिन जब इतिहास पढ़ा जाता है तो इतिहास की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं उसका एंड भी होता है। ठीक है ना। दूसरा, आप कहोगे कहानी सुना रहे हो सर, जीवन प्रभावित हो रहा है, तुम्हें कहां से पता? कहीं ना कहीं से तो पता होगा ना। तो आप कहोगे उसके हमारे पास होना चाहिए क्या? आप कहोगे भैया साक्ष्य होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? साक्ष्य। तो आपके पास जो आप इतिहास बता रहे हैं, ठीक है ना, जो घटना के बारे में आप बता रहे हैं, तो आपके पास क्या सबूत हैं या नहीं है? तो जब जहां पर ये तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी वही हमारा इतिहास कहलाएगा। तो इतिहास में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया है हमने? तो सबसे पहले बताया जो मानव जीवन के
यानी मानव के भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। तीसरा, उसके आपके पास क्या होना चाहिए, साक्ष्य यानी सबूत। आपने देखा कोई भी घटना घटित होती है तो पुलिस मांगती है आपसे क्या, सबूत क्या है आपके पास, ठीक है ना, तभी आप उसको क्या पाएंगे, इतिहास कह पाते हैं कि हमारे साथ ये घटना घटित हुई। तो अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सर सबूत कैसे मिलेंगे, हम इतिहास आप पढ़ा रहे हैं तो सबूतों को कैसे बांटा जाता है। तो देखिए आप लोग इधर हम पढ़ने वाले हैं, जो आपको जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, किसके साक्ष्य, इतिहास के साक्ष्य आपको कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो हम जो साक्ष्य है उनको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसा अपने रोना धोना सा चेहरा नहीं बनाना है, मुस्कुराइए और बोलिए। आप लोग तैयार हैं, चलिए देखिए अब हम देखने वाले कितने प्रकार देखने हैं, 3। 3 भागों में हमने जो साक्ष्यों को बांटा गया है। सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। क्या आएगा आपका, रिपीट कीजिए आप, क्या आएगा सबसे पहले, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। दूसरे दूसरे जो आप कहेंगे सर जो हमने साहित्य पढ़े हैं, साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। कौन से साक्ष्य होंगे आपके, साहित्यिक साक्ष्य होंगे। और तीसरे जो आप बताएंगे, तीसरे जो आप बताएंगे वो आप बताएंगे विदेशी विवरण। क्या बताएंगे आप, तीसरा जो रहेगा आपका वो क्या कहलाएगा, आपका विदेशी विवरण कहलाएगा। इतना क्लियर है या नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। चलो देखो अब आपने कहा 3 प्रकार से हमने इतिहास को बांट दिया, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण। अब बात ये आती है ये होते क्या है, कैसे हम पहचाने कि कौन से पुरातात्विक होंगे, कौन से साहित्यिक होंगे और कौन से विदेशी विवरण होंगे, ठीक है ना। तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्य की बात चलती है तो ऐसे साक्ष्य जो आपको खुदाई से प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो अपन पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं आपको, तो आप कहोगे जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा आप कहोगे कि दूसरा जो है साहित्यिक साक्ष्य, ये क्या होते हैं, तो जिनका पता हमें धार्मिक ग्रंथों से हुआ है। किनका पता, जिनका पता हमें धार्मिक ग्रंथों से चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, धार्मिक साक्ष्य कहते हैं। आप भगवान राम के जीवन के बारे में सुनते हैं कि भगवान राम थे, है ना, उनके वो 4 भाई थे, उनकी एक पत्नी सीता भी थी, रावण भी था। आपको कहाँ से पता पड़ा, तो आप कहोगे हमने रामायण पढ़ी है। क्या पढ़ी है, भगवान कृष्ण थे, महाभारत का युद्ध हुआ, आपको कहाँ से पता पड़ा, आपने कहा महाभारत पढ़ी है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही जो आपको खुदाई से प्राप्त हुए वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाए, जिनको आपने साहित्य यानी धर्म ग्रंथों से पढ़ा है ना, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनसे आप पढ़ा है वो क्या कहलाएंगे, आपके साहित्यिक साक्ष्य कहलाएंगे, ठीक है ना। और अब आता है विदेशी विवरण। क्या आता है आपका, विदेशी विवरण। तो इसमें भारत की स्थिति का पता चलता है, इसमें क्या चलता है आपका, भारत की स्थिति का पता चलता है। इसमें क्या चलता है, भारत की स्थिति का पता चलता है, जो विदेशियों ने अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। भारत की स्थिति का पता चलता है जिसका वर्णन विदेशियों ने अपनी पुस्तकों में किया। अरे बताइए इधर तक समझ में आया कि नहीं आया, हमने 3 ही पॉइंट क्लियर किए हैं। देखिए इतिहास रटने का विषय नहीं, हमने पहले ही बोल दिया था इतिहास को हमें क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। तो इतिहास को क्या करना है, हमें इतिहास में जीना है। आप इमेजिनरी कीजिए कि आपके घर में जब आपका मकान बन रहा है और पुराना मकान आपने तोड़ा था, और अगर मान लीजिए उधर से एक आपको घड़ा मिल गया, क्या मिल गया है, घड़ा मिल गया, तो आप कहोगे आपको मोहरे मिलेंगी उसमें, ठीक है ना, सोने की कुछ भी मिल सकता है, हीरा जवाहरात मिल जाएंगे। तो कौन से साक्ष्य हैं, आप बताएंगे पुरातात्विक साक्ष्य।
अभी आप किसी भगवान शिव पुराण सुन लीजिए, है ना, विष्णु पुराण सुन लीजिए, ये कहाँ से जानकारी मिल रही है आपको? साहित्य के बारे में। तीसरा, आपने कहा कि वास्को डी गामा आया जिसने समुद्र मार्ग खोज की, ये कहाँ से पता पड़ा, है ना? तो आपने बताया विदेशी विवरण से। इतना क्लियर है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। चलो, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? जिनको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से, है ना, थंबनेल का साइन दें कि इधर तक क्लियर है क्या। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं ये जो साक्ष्य है इनको हमने कैसे बांटा है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होते हैं आपके पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना? तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं वो है हमारा अभिलेख। क्या आता है आपका? अभिलेख की बात करने वाले हैं। तो आप बताइए अभिलेख क्या होते हैं? क्वेश्चन यहीं से उठता है कि सर अभिलेख क्या होते हैं। हमने नाम तो बहुत सुना है अभिलेख अभिलेख, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि अभिलेख होता क्या है। आया ना? चलो देखो अपन बहुत सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है ना? तो आप कहोगे कि किसी भी कठोर सत्य पर, किस पर? किसी भी कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख को ही हम क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आप जल्दी जल्दी अपना अपना नाम लिखे रजिस्टर में, ठीक है ना? तो जैसे आप कहोगे मैंने अपना नाम लिख दिया, क्या मैंने अपना नाम लिखा प्रशांत, तो बताओ ये नाम सत्य है या असत्य? आप सब ले अपना अपना नाम लिखा कि नहीं? जल्दी से लिखिए और आप बताओ आपका नाम सत्य है या नहीं। तो ये जो आपने लिख दिया है यही कहलाएगा आपका अभिलेख। क्या कहलाएगा? अभिलेख। कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख ही आपका क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा बताएंगे, लिख लीजिए कि किसी भी कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। इतना क्लियर है या नहीं? चलिए देखिए, अब आपने कहा कि सर हमने लिख दिया है तो ये तो अभिलेख कहलाया, ठीक है ना? तो आपने कहा कि किसी भी कठोर सत्य पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाता है, ठीक है ना? अब दूसरा जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है, आपने एक और नाम भी सुना हुआ है जिसका नाम क्या है आपका? शिलालेख, ठीक है ना? दूसरा क्या नाम आता है आपका? आपने नाम सुना हुआ है शिलालेख के बारे में। अब बात ये आती है कि ये शिलालेख क्या होता है, ठीक है ना? किसकी बात आती है आपकी? शिलालेख। तो शिलालेख क्या होता है कि देखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ है ये मौर्य काल से इसका प्रारंभ माना जाता है, और सबसे ज्यादा जो इसकी विकास हुआ था अशोक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था आपका? अशोक के समय की जो पत्थर की चट्टानें हुआ करती थी, ठीक है ना, यानी जो चट्टानें हुआ करती थी ऐसी, उनके जो आगे वाला भाग था, क्या था? आगे वाले भाग को साफ कर दिया जाता था और उस पर ऐसे कुछ ना कुछ लिख दिया जाता था, ठीक है ना? यानी पत्थरों पर जो राज आज्ञा लिखी जाती थी उसको ही हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। यानी पत्थरों पर लिखे लेख ही क्या कहलाते हैं? आपके शिलालेख कहलाते हैं, ठीक है ना? तो आप क्या कहोगे कि जो पत्थरों पर लेख, पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख शिलालेख कहलाते हैं। शिलालेख कहलाते हैं, ठीक है? चलो, हमने क्या बता दिया कि शिलालेख किसको कहते हैं? तो पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं, ठीक है ना? और इसका जो प्रारंभ है, शिलालेख का जो प्रारंभ है, तो आप लिखोगे इनका प्रारंभ मौर्य काल। कौन सा समय की बात चल रही है आपकी? तो मौर्य काल के शासक
मौर्य काल के जो शासक है अशोक महान द्वारा किया गया था। मौर्य काल के शासक कौन है आपके? अशोक महान के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए इधर तक हमने 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे कि अभिलेख किसे कहते हैं और शिलालेख किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब बात आती है एक और, एक शब्द आपका आता है, आपने 2 पढ़ लिया अभिलेख शिलालेख। अब जो तीसरा शब्द आता है उसका नाम है आपका स्तंभ लेख। क्या नाम आता है आपका? स्तंभ लेख। सर हमने एक नाम और सुना है स्तंभ लेख, तो अब जो स्तंभ लेख क्या होता है तो देखो पहले समझो इसको आप। ठीक है ना, कि स्तंभ लेख क्या होता है, ऐसे सीधे से जो पत्थर होते थे, ठीक है ना, ऐसे जो पत्थर होते थे ऐसे इनको जमीन में गाड़ दिया जाता था। ठीक है ना, और इधर इन पर ऐसा गोल ऊपर से गोल कर दिया जाता था। इस पर जो है एक पशु का अंकन होता था। किसका अंकन होता था आपके? पशु का जो अंकन करते थे इस पर। ठीक है ना, ये इस पर एक पशु का अंकन होता था, इस पे ही अधोमुखी कमल बना रहता था। क्या बना रहता था आपका? अधोमुखी कमल बना रहता था। ठीक है ना, और इस पर लिखी जाती थी राजाज्ञा। क्या लिखी रहती थी आपकी? राजाज्ञा। अब आप कहोगे सर इसका कोई उदाहरण दीजिए। तो जैसे आपको पता है आज कहीं भी आप रोड पर जाते, ठीक है ना, रोड पर जाते तो आपने किलोमीटर का साइन देखा है, वो ऐसे पत्थर गड़ा दिए जाते हैं, तो आपका लिखा रहता है विदिशा 40 किलोमीटर। हाँ या ना? तो ये क्या है? ये क्या है? स्तंभ लेख है। ऐसे गड़ा दिए जाते जिससे कि आपको पता पड़ता रहे कि आप कहाँ पर आ गए। ठीक है ना, और इन पर क्या होता था, अशोक के समय अशोक जो भी आज्ञाएं जारी करता था, नियम कानून जारी होते थे, उन सबको इन पर लिख दिया जाता था, क्योंकि बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, इस पर देखिए, इस पर क्या होता था आपका, तो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना, कि जो अशोक के समय पर जो आपके स्तंभ लेख होते थे उस पर किसका होता था? किसी पशु का अंकन होता था ऊपर, किसी पशु का अंकन। ठीक है ना, और दूसरा दूसरा जो आप कहोगे, इस पर अधोमुखी कमल होता था। क्या होता था? अधोमुखी कमल बनाया जाता था। क्या होता था आपका? अधोमुखी कमल होता था। इसको जो नाम दिया जाता था इसको बोलते थे फलक। क्या बोलते थे? फलक पर किसी न किसी पशु का अंकन होता था, अधोमुखी कमल हो गया। ठीक है ना, और इधर इधर जो लिखी जाती थी ये आपकी राजाज्ञा लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी आपकी? राजाज्ञा लिखी जाती थी। और जो इधर खाली भाग रहता था, क्या भाग रहता था आपका? खाली भाग। खाली भाग को कहा जाता था यष्टि या लाट कहते थे इसको। याद रखना है कि जो स्तंभ लेख होते थे उस पर जो नीचे का भाग खाली होता था उसको क्या कहा जाता था? यष्टि या इसको लाट कहा जाता था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और एक और विशेषता याद रखना है कि अशोक के जो स्तंभ लेखों में कहाँ के पत्थरों का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन क्या है हमारा, पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि बताइए अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनमें किस पत्थर का उपयोग किया गया था। ठीक है ना, तो आप बात करेंगे कि जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, अशोक के स्तंभ लेख में, इसके अशोक के स्तंभ लेख में कहाँ के पत्थर का उपयोग किया गया था? स्तंभ लेखों में चुनार, जगह का नाम क्या है आपका? चुनार। और ये कहां पर पड़ता है आपका? तो आप बताओ उत्तर प्रदेश। चुनार उत्तर प्रदेश के पीले, या जिसको हम कहेंगे पीले बालू पत्थर का उपयोग किया जाता था। इतना क्लियर है? चलिए देखिए हमने क्या बताया है कि स्तंभ लेख
ये पत्थर को जो खड़ा करके गड़ा दिया जाता था इसको स्तंभलेख कहते थे, है ना। ये अशोक के स्तंभलेख की विशेषताएं हमने पढ़ ली है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता कि पत्थर कहाँ से लाया जाता था, चुनार। चुनार का पड़ता है उत्तर प्रदेश। कलर कैसा है इनका बताइए, कलर कैसा है, पीले कलर का बालू पत्थर होता था आपका, जो यहाँ से लाया जाता था। इतना है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जल्दी से आप थंबनेल देके आंसर दीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब हम बढ़ते हैं इसके बाद आगे। हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, कौन कौन से हो गए आपके, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कौन कौन से 3 पॉइंट पढ़ लिए हमने। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने अभिलेख, दूसरा हमने क्या पढ़ा, शिलालेख, तीसरा क्या पढ़ा हमने, स्तंभलेख। और अब जो हमारा चौथा आ गया है वो कौन सा है आपका, आप बताओगे। चौथा जो आएगा आपका वो आता है आपका गुहाविलेख। चौथा क्या आएगा आपका, जल्दी से लिख लीजिए आप, वो आएगा आपको कौन सा, गुहाविलेख। क्या आएगा आपका, गुहाविलेख के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस पे हम बताएंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप कहोगे गुफाओं पर, गुफाओं पर या गुफाओं में, ऐसे लिख लीजिए आप, गुफाओं में मिलने वाले गुफाओं में मिलने वाले साक्ष्य, गुफाओं में मिलने वाले साक्ष्य, ठीक है ना, तथा गुफाओं में मिलने वाले साक्ष्य को ही गुहाविलेख कहते हैं। अब आप कहोगे गुफाओं पर कैसे मिलते थे। तो देखो भैया, आपको पता है कोई सी भी जो केव होती है ना, क्या होती है आपकी, केव यानी गुफा। आप देखिए जब वो गुफा होती है तो आपको पता उनका रास्ता बहुत सकरा होता है जिसमें आप अंदर चले जाते हो, ये आप हो, ठीक है ना। और जो गैस दिख गया तो इसमें आप ऐसे ऐसे चले जाओगे, आप अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अरे हाँ या ना। अब वो क्या करते थे आपके, तो जे इन पे क्या करते थे, जो आगे वाला भाग होता था, क्या होता था, गुफाओं का, गुफाओं का जो आगे वाला भाग होता था आपका, उसको बिल्कुल साफ कर दिया जाता था। ऐसी बात, क्या कर दिया जाता था इनको, इस वाले भाग को साफ कर दिया जाता था। ऐसे इतना भाग क्या कर दिया उन्होंने, साफ कर दिया मतलब उसको साफ करके उस पर कुछ ना कुछ लिख देते थे, ठीक है ना। तो जैसे आप कहोगे इधर राज आज्ञा लिख दी उन्होंने, क्या लिख दी उन्होंने, राज आज्ञा। जैसे आपसे कहा गया इधर इन्होंने राज आज्ञा लिख दी, यानी राजा अशोक, या जिसको हम कह सकते हैं बाघ की गुफाएं। काय गुफाएं कह दी हमने, बाघ की गुफाएं, यानी कुछ भी उन्होंने जो लेख लिख दी उस पर, उसको हमने क्या नाम दिया, गुहाविलेख। गुहाविलेख क्या कहलाते थे आपके, है ना, ये प्रमुखता मुख्य द्वार पर लिखे जाते थे। काय पर लिखे जाते थे, मुख्य द्वार। तो जो गुफाओं के मुख्य द्वार होते थे उन पर इनको आगे के भाग को साफ करवा कर उस पर राजाज्ञा लिख दी जाती थी। तो वो कौन से अभिलेख मिले आपको, उनको हमने नाम दिया है, गुहाविलेख नाम दिया है, ठीक है ना। क्या नाम दे दिया हमने, गुहाविलेख नाम दे दिया। गुफाओं पर मिले लेख क्या कहलाए, गुहाविलेख कहलाए आपके, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इतना हमने पढ़ लिया। अब एक और पॉइंट आता है आपका जिसका नाम है आपका मृदभांड। क्या है आपके, मृदभांड की बात चलती है। मृदभांड क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन पर प्राप्त लेख, यानी मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के बर्तन पर प्राप्त लेख क्या कहलाए आपके, यहाँ पे जो उन पे लिखा हुआ बनता था उनको ही हमने क्या नाम दिया है, मृदभांड नाम दिया है। यानी जो मिट्टी के बर्तन होते थे, क्या होते थे आपके, मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसको हमने क्या नाम दिया है, ऐसे। तो आपने मटकियां वगैरह देखी थी, उन पर कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल, है ना, डिजाइनिंग बनी रहती थी आपकी, ठीक है ना, हरे पीले रंग के उन पे ऐसे ऐसे डिजाइने बना दी जाती थी,
ठीक है ना, उन पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता था। ऐसे भी हमें कहीं ना कहीं मटके मिले हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपको पुराना मकान है वहां से कुछ मिलता है तो कुछ ना कुछ तो बर्तन भी मिलेंगे आपको, है ना। तो ये क्या कहलाए आपके मृद भांड कहलाए। तो कुछ हो सकता है बर्तनों पे कुछ लिखा रहे, जो पीतल के बर्तन होते उन पे नाम डले रहते थे आपके। जैसे कि आपको पता है आज से कुछ समय पहले जो शादियां होती थी, क्या होती थी, शादियां होती थी, उन शादियों पर जो भी कन्या को दान देने बर्तन लाता था उस पर अपना नाम लिखवा देते, क्या करवाते थे, अपना नाम लिखवा दिया। तो वो भी तो लेख लिखा गया। अब तुम जब भी जीवन में वो बर्तन उठाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि सप्रेम बेल्ट आपके बर्तन पे नहीं, ये किसी ने आपको उपहार में दिया है। तो वो क्या कहलाते थे आपके मृद भांड कहलाते थे। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए आप और क्या था आपका मृद भांड के बाद, ठीक है ना, और आपको मिलते हैं ताम्र पत्राभिलेख। क्या मिले आपको, ताम्र पत्राभिलेख, यानी कि जो तांबे के पात्र होते थे, काय के पात्र होते थे, तांबे के पात्र पर लिखे लेख को ताम्र ताम्र पत्राभिलेख, यानी तांबे के पात्र पर लिखे लेख को ताम्र पत्राभिलेख कहते हैं। यानी तांबे के जो बर्तन होते थे उन पर जो आपको साक्ष्य मिले हैं, मतलब इनसे ये पता रहता था कि उस समय कैसे लिखते थे, है ना, किसके द्वारा लिखा गया, मतलब ऐसा भी कोई था क्या उस समय, इससे हमें ये लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला एक और शब्द आपको क्लियर करना है। एक शब्द मिलता है हमें प्रशस्ति। क्या शब्द आता है आपका, प्रशस्ति। क्या था आपका, प्रशस्ति। तो प्रशस्ति क्या कहलाता है आपका, याद रखिए क्या शब्द आया आपका, प्रशस्ति। तो प्रशस्ति किसे कहते हैं। तो देखिए आज के जमाने में आपको पता है हर जो प्रधानमंत्री हैं उनके कोई ना कोई सलाहकार होते हैं जिसपे वो राजा की बड़ा चढ़ाकर तारीफ की जाती है। जैसे आपने देखा किसी का कुछ भी काम होगा तो उसे 2 की 4 बना बना के दे देते। ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले भी जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में कभी बैठते थे, है ना। जैसे आपने सुना अकबर के दरबार में 9 रत्न बैठते थे, ठीक है ना। ऐसे विक्रमादित्य के दरबार में बैठते थे आपके। तो ये जो 9 रत्न करते क्या, उनमें कुछ कवि भी रहते थे। कवियों का काम ही था कि राजा की बड़ाई करना। क्या करना, राजा की बड़ाई करना, ना कि राजा की बुराई करना। अगर तुमने राजा की बुराई की तो आपको दूसरे दिन ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, हाँ है ना। क्या आप किसी की बुराई कर सकते हैं क्या, क्या आप किसी की मानहानि कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो प्रशस्ति की बात आ रही है आपकी। प्रशस्ति यानी किसी महान व्यक्ति, किसी महान व्यक्ति, या जिसको हम कह सकते हैं क्या, राजा, किसी महान व्यक्ति या राजा की प्रशंसा। इसकी बात चल रही है आपकी, राजा की जो हम क्या करते हैं, प्रशंसा, प्रशंसा हो, किसी महान व्यक्ति या राजा की प्रशंसा हो और वहीं पर, और उसे वहीं पर लिख दिया जाए। क्या कहोगे आप, किसी महान व्यक्ति या राजा की प्रशंसा हो और उसे वहीं पर लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमने प्रशस्ति की बात कर ली, ठीक है ना, और क्या है साक्ष्य जिनसे हम पता कर सकते हैं। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है। बताइए आप में से किन किन ने समुद्रगुप्त का नाम सुना,
किसका नाम सुना है? समुद्रगुप्त का नाम सुना है। तो आशा है कि आप सब ने ही समुद्रगुप्त का नाम तो सुना होगा, ठीक है ना। उसको, उसकी जो मुद्राएं थी उस पर उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए उसका चित्र बनाया गया। किस पर? मुद्राओं पर। यानी कि हमें और भी जो अभिलेख मिलते हैं वो काय पर मिलते हैं आपके, तो उसकी को नाम हमने नाम दिया है क्या? मुद्रा अभिलेख। क्या नाम देंगे? मुद्रा अभिलेख। तो कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के प्राप्त सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। क्या करते हुए दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। उसको हम बोलते हैं क्या? मुद्रा अभिलेख। जैसे ही आप एक चीज, हमारी वर्तमान करेंसी देखिए आप, आपको पता है ये जो आपको सबको चित्र दिख रहा होगा, हाँ है ना, इस पर क्या बना हुआ आपका? तो आपने देखा कि 3 शेर बने हुए, है ना, सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है। अगर यही सिक्का आज से 1000 वर्ष बाद देखा जाए, कहीं मिल जाए, तो लोग अनुमान क्या लगाएंगे कि हो सकता है इस प्रकार से आपकी मुद्रा चलती होगी वहां पर। ऐसे ही सिंबल जो रहते हैं उस समय आपके बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो उनको ही हमने क्या नाम दिया है? मुद्रा अभिलेख। और सबसे ज्यादा जो फेमस हुए आपके, वो कौन हुए आपके? समुद्रगुप्त, जिसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे अनुमान लगाया जाता था कि जो समुद्रगुप्त हैं आपके, वो संगीत प्रेमी थे। कैसे थे आपके? संगीत प्रेमी कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमारे टॉपिक कौन सा हो चुका है आपका? पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत। कौन से स्रोत हो गए आपके? पुरातात्विक साक्ष्यों का स्रोत हो चुका है आपका। अब जो हमारा आता है नेक्स्ट हेडिंग वाली, जल्दी से डालिए आप, साहित्यिक स्रोत की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? साहित्यिक स्रोत। किसकी बात करने वाले हैं हम? साहित्यिक स्रोत की बात करने वाले हैं। तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब बात चल रही है आपकी साहित्य। तो साहित्य को भी हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 2 भागों में डिवाइड किया है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो आता है वो कहलाया आपके धार्मिक साहित्य। क्या कहलाया आपके? धार्मिक साहित्य, ठीक है ना। और दूसरे जो इनको बांटा जाता है, इनको कहते हैं धर्मेतर साहित्य। बताइए कौन कौन से 2 भागों में बांट दिया हमने? तो पहला बताया धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या कहा? धर्मेतर साहित्य। अब बात तो यहाँ आती है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही धार्मिक साहित्य हैं आपके, है ना। तो हम कहेंगे कि जो आपके पहला आता है कौन सा? धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में जिनको काउंट किया गया है, यानी इसमें आएगा आपको जैसे प्राचीन धर्म। प्राचीन धर्म, और सबसे प्राचीन धर्म हमारा कौन सा है? तो वो है आपका सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ मिले? जैसे कि आपने सुना है रामायण। क्या मिलते हैं आपको? रामायण मिलती है। आपने पढ़ाई है कौन सा? महाभारत पढ़ी है आपने, ठीक है। आप कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने गीता पढ़ी है, ठीक है ना। या इसी में हम बाइबल को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उनको धार्मिक साहित्य नाम दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपको किसी धर्म की जानकारी बनती है। तो वो कौन से ग्रंथ कहला जाएंगे आपके? धार्मिक साहित्य कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अब बात आती है कि धर्मेतर साहित्य किसको कहते हैं। धर्मेतर साहित्य में ऐसे ग्रंथों को शामिल किया गया है जो आपको किसी न किसी का इतिहास प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने नाम सुना है, एक आपने बहुत प्रसिद्ध नाम सुना है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम मिलता है आपको? अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं
आप बताएंगे कौटिल्य। कौन है आपके? कौटिल्य। तो कौटिल्य मान लो ऑप्शन में नहीं मिला तो आप बताएंगे सर इनका ही नाम है एक और चाणक्य। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता चाणक्य भी नाम नहीं दिया उन्होंने, तो फिर आप बताओ एक और नाम भी है उसका, इनका नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। तीन नामों से जाना जाता है किसको? कौटिल्य को। अब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि अर्थशास्त्र में मिलता क्या है? क्या लिखा है इन्होंने अर्थशास्त्र? कुछ तो लिखा होगा, जैसे आप अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं, है ना? अब उसमें कुछ तो लिखेंगे, कोई ना कोई सी घटना तो लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। अब जो इनकी जो अर्थशास्त्र है इसमें उन्होंने लिखा है भारत के इतिहास के बारे में। यानी याद रखना है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसमें क्या मिलता है आपको? तो आपको भारत का इतिहास मिलता है। किसकी जानकारी मिलती है आपको? भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है किसमें आपको? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है ना? चलिए दूसरा इधर ही हम एक और ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसका नाम है राजतरंगिणी। कौन से ग्रंथ की बात करने वाले हैं हम? राजतरंगिणी की बात कर रहे हैं। तो आप जब मैंने राजतरंगिणी नाम लिखा है तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि लेखक कौन है इसके। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए लेखक कौन है राजतरंगिणी के। बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कि राजतरंगिणी के जो लेखक हैं उनका नाम है कल्हण। कौन है आपके? कल्हण, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी। और इससे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी में किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में? तो आप बताएंगे सर राजतरंगिणी में जो जानकारी मिलती है इसमें कश्मीर का हमें इतिहास मिलता है। किसका इतिहास मिलता है आपको? तो आप बताएंगे इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। दोनों को बहुत इंपोर्टेंट किताब है आपकी। अर्थशास्त्र में भारत का इतिहास और राजतरंगिणी में किसका मिलता है आपको? राजतरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर का इतिहास मिलता है। और इधर जो हमने दो नाम लिखे हुए हैं, एक कुरान लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने? कुरान के बारे में। और दूसरा इधर लिखा है बाइबल। तो कुरान में किसकी जानकारी मिलती है? तो आप बताओगे मोहम्मद साहब की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मोहम्मद साहब की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? और दूसरा बाइबल, क्या है आपका? बाइबल। तो बाइबल में ईसा मसीह का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है आपको? ईसा मसीह का वर्णन मिलता है। किसमें? बाइबल में। और कुरान में मोहम्मद साहब का वर्णन मिलता है। गीता में तो आपको था भगवान कृष्ण ने सुनाई है। और महाभारत भी आपने देखा कौन कौन थे, है ना? पूरे पांडव आ गए उसी में आपके। और भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण की तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो अयोध्या का आपने भव्य शुभारंभ देखा है, मंदिर बना है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि रामायण क्या है। इतना क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ये हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली हैं। हमने पढ़ लिया है साहित्यिक स्त्रोत। क्या पढ़ लिए हैं? साहित्यिक स्त्रोत। साहित्यिक स्त्रोत को हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला कौन सा था आपका? धार्मिक साहित्य। दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में प्राचीन धर्म जैसे सनातन धर्म, रामायण, महाभारत, पुराण, ठीक है ना, गीता, बाइबल, ये धर्म ग्रंथ हैं आपके। ठीक है ना? और इधर हमने पढ़ा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में हमने पढ़ा किसके बारे में? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य, है ना? और दूसरा आपने कहा कि इसमें मिलता है भारत का इतिहास। फिर हमने पढ़ा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास की। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हमारा एक और पॉइंट बच रहा है जिसका नाम है आपका विदेशी विवरण। कौन सा टॉपिक आता है आपका? विदेशी विवरण। तो हेडिंग डाल लीजिए आप विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में हम उन लोगों की बात करेंगे जो बाहर से आए। कहां से आए हैं? जो बाहर से आए हैं, है ना, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ जानकारी दी है। कुछ ग्रंथ हैं जिनमें हमें भारत की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, एक व्यक्ति जिनका नाम आपने सबने सुना है, फाहियान।
इसका नाम सुना है आपने? फाहियान। और फाहियान की जो प्रमुख किताब है वो आप कभी नहीं बोलोगे, तो बताओ फाहियान की जो किताब है उसका नाम है क्या? फुकुकी। कौन सी है? तो आपने कहा फो को और की, है ना? फाहियान फूक के चला गया। बताओ कैसे याद करेंगे अपन? फाहियान फूक कर चला गया। किसके समय फूक के गया था? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। यानी क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो फाहियान भारत आया था, है ना, उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था आपका, या किसके दरबार में फाहियान आया था? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। यानी ये किसके समय आया था आपका? आप बताओगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दरबार में आया थे, है ना? अब याद रखिए दूसरा जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है हिमसंग। कौन है आपके? हिमसंग। तो भैया हमने इनकी किताब के बारे में नाम बताया, फाहियान की किताब है पोको की, तो हिमसंग भी कुछ लिख के गए होंगे आपके। तो हिमसंग की एक किताब है, उनका नाम है सीयूकी। देखो कितने बेहतरीन तरीके से नाम लिख के गए हैं, है ना? हिमसंग, सीयूकी। इसमें ये किसके समय पर आए थे? तो आपको याद रखना है जो हिमसंग आए थे आपके, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। किसके समय आए थे आपके? हर्षवर्धन के शासनकाल। हिमसंग भारत कब आए? हर्षवर्धन के समय। और फाहियान भारत कब आए आपके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ तक का हमारा 3 टॉपिक क्लियर हो गए कि जो आपको साक्ष्य मिलते हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना, साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, और क्या मिलते हैं आपको? विदेशी विवरण मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे हेडिंग डालिए। आपने कहा था कि इतिहास बताया हमने, क्या शब्द आया था? इतिहास। इतिहास ऐसी घटना जो किसी मानव जीवन को प्रभावित करती है, भौगोलिक जीवन को प्रभावित कर दे आपका। जैसे आपने सुना था उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी आपकी, है ना? इतिहास के बारे में अगर हम इधर इसको इसको शब्द को तोड़े तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 3 शब्दों से मिलकर बना, है ना? कौन कौन से 3 शब्द याद रखना आप? देख वो 3 शब्द हैं आपके। इति, इति, धन, हा। और धन क्या होगा? आस। ठीक है ना? कौन कौन से शब्द हैं आपके? इनको ही हमने बता दिया क्या? इतिहास। अब कैसे कहेंगे? इति का अर्थ होगा इस प्रकार, इस प्रकार। यानी हा का मतलब वास्तव में, वास्तव में बोले या निश्चय ही। इस प्रकार वास्तव में, निश्चय ही, निश्चय ही, है ना? और किसी घटना का, आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो इसको अगर हम लिंक करेंगे कि आपको इस प्रकार, यानी वास्तव में, निश्चय ही, किसी घटना का घटित होना। अब तीनों को लिंक करिए। इस प्रकार वास्तव में, निश्चय ही घटना घटित हुई होगी, तो उसको ही हमने क्या नाम दे दिया? इतिहास नाम दिया है। ठीक है ना? कई बार कहते हैं ना, आप किसी की कहानी सुनते हैं, जब पूरी कहानी सुन लेते तो आप कहते हैं हाँ यार वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा, है ना? क्योंकि वो आपको सुनाई गई इतने अच्छे से। और दूसरा एविडेंस बता देगा, एक्सीडेंट हुआ था तो तुम कहोगे चोट कहाँ लगी है, तो वो जख्म बताएगा। काय से गिरे थे आप? गाड़ी से गिरे थे, तो गाड़ी पे कहाँ इसकी चार है? साक्ष्य तो चाहिए उसको कि नहीं? झूठे थोड़ी कह दोगे आप हम गिरे थे। ठीक है ना? तो उसको एविडेंस तो होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इतिहास को ही हम 3 भागों में बांटते हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं हम? इतिहास। और इतिहास को हमने 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला आप लिख लीजिए प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा आएगा आपका? प्राग ऐतिहासिक काल।
दूसरा आएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। और तीसरा आएगा आपका ऐतिहासिक काल। तीन भाग हो गए आपके। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए, अब बात आती है कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल किसको इसमें शामिल किया गया है, कैसे समझे हम इन चीजों को, तीनों शब्दों को। तो आपको याद रखना है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, कौन सा समय आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, इस समय कोई भी आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहा गया है, इस समय कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं, क्योंकि आपको पता है आदिमानव का समय था, आदिमानव है ना घुमक्कड़ था, एक जगह से दूसरी तरफ घूमता रहता था, यायावर था, उसको खाने के तो ठिकाने नहीं थे, वो किताबें कहाँ से लिखने बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है। कई बार आप कहते ना, एक जो उम्र रहती है कि जिस समय व्यक्ति के खाने के तो लाले पड़ रहे हैं और तुम का उसने किताबें लिख दी, व्यक्ति जानता ही नहीं है कुछ, है ना। तो इस समय प्राग ऐतिहासिक काल यानी आदि मानव के समय की बात चल रही है आपकी, तो उस समय कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, बस एक ही चीज प्राप्त हुई है और वो क्या है आपके पत्थर। क्या प्राप्त हुए आपको, पत्थर के अवशेष मिले हैं आप, ठीक है ना। आप देखिए, दूसरा हम बात करते हैं किसकी, आद्य ऐतिहासिक काल। ये समय और बीत गया, इस काल में हमें लिखित साक्ष्य मिले। क्या मिले हमें, लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। और लिखित साक्ष्य जब आपको मिले, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन्हें हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए। इधर लिखे ही नहीं थे तो टेंशन नहीं थी, इधर लिखे मिले हैं तो पढ़ भी नहीं पाए तो भी टेंशन है। सही चीजें कब आई आपकी, ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना। लेकिन इधर अगर हम उदाहरण बताना चाहें, आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा जिनको अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बताएंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो हमें मोहरें मिली हैं, उन पर जो लेख मिले हैं, है ना, ऐस प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, उन पर जो भी लिखा हुआ मिला उसे अभी तक कोई पढ़ के नहीं आ पाए। सिंधु सभ्यता के समय की जो लिपि है उसे अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कैसा होगा, जिसको हम आधुनिक के नाम से जानते हैं आधुनिक काल भी कहते हैं। इस समय साक्ष्य लिखित मिले और उन्हें पढ़ा भी गया। साक्ष्य कैसे हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है, जैसे आपके वर्तमान के साक्ष्य, ठीक है ना। जैसे आपने कहा रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, है ना। जैन धर्म के समय कुछ लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म के समय लिखे गए हैं आपके, उन्हें हमने पढ़ लिया है। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा है हमने, तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और क्या है आपका ऐतिहासिक काल। अब बात आती है कि इनमें ही कुछ आपको इंपोर्टेंट चीजें भी याद रखना है, कि जैसे भारत के प्राग ऐतिहासिक काल, आप हेडिंग डाल दीजिए, भारत भारत का भारत का प्राग ऐतिहासिक काल, इस समय क्या हुआ था। तो देखिए, जब प्राग ऐतिहासिक काल यानी भारत में अंग्रेजों का समय था, जब खोजें चालू हुई और खोजें चालू करवाने वाले थे, उस समय एक वायसराय का नाम याद रखना है। वायसराय थे जिनका नाम था कैनिंग। कौन थे, वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। जो लॉर्ड कैनिंग थे,
इस समय थी आपके 1861 की बात थी। अभी हम सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ रहे हैं कि वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और समय कौन सा था आपका 1861। इसी समय कब 1861 में एक विभाग की स्थापना हुई जिसका नाम था पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया विभाग। उस विभाग का नाम क्या था? पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया विभाग। याद रखना आपको, विभाग का नाम क्या था आपका? पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया विभाग। इस विभाग की जो स्थापना थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है आपका? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ठीक है ना? तो याद रखना, दो क्वेश्चन आते हैं कि पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और जब विभाग की स्थापना की थी उस समय वायसराय कौन थे आपके? तो आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना? और जब विभाग की स्थापना की गई तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? तो आप कहोगे अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए, इनको ही पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, पुरातात्विक खोजों का जनक किसको कहा जाता है? तो पुरातात्विक खोजों का जनक किसको कहा जाता है आपका? तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपका कि देखिए 1861 में हमने विभाग बना दिया कौन सा? पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया विभाग। ठीक है ना? क्योंकि आप डेट देखिए, डेट कौन सी आपकी 1861। इसके पहले आपको पता भारत में रेलवे लाइन का विकास हो चुका था, है ना? 1853 में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी मुंबई से ठाणे। तो उस समय जब खुदाई की गई तो कुछ अवशेष फिर मिले थे जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय उनको पढ़ेंगे। अब इधर ही एक डेट और याद रखनी, 1865। कौन सी डेट है आपकी? 1865 में एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम था इसका? तो आपको नाम याद रखना है, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना की थी, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम है? तो आप बताओगे रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्वेश्चन याद हुआ आपको कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है आपकी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की है। और कब की है? तो 1865 में की है। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था देखो, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने यानी पत्थर के जो अवशेष थे, पत्थर के अवशेष, किसके अवशेष की बात चल रही है आपकी? पत्थर के जो अवशेष हैं सबसे पहले हमें कहां से मिले थे? तमिलनाडु। कहां से मिले अवशेष हमें? तमिलनाडु के पलवरम से मिले। याद रखना आपको, हमें जो सबसे पहले अवशेष मिले हैं पत्थर के, वो कहां से मिले थे आपके? तमिलनाडु के पलवरम से मिले हैं। ठीक है ना? इसीलिए, इसीलिए इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को किसकी बात चल रही है आपकी? इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है।
इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राक ऐतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो उस समय एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। कौन सा था आपका? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखो, पहले तो खोजे उस समय भी हुई, आज भी खोजे चल रहे हैं। अगर आज कोई पुरानी चीज मिलती है तो वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन रखा गया है। इतना क्लियर है? चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ दिया कि सबसे पहले हमने बात की कि 1865 में एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोज की, है ना, उनने विभाग की स्थापना की। तो हुआ क्या था? तो उन्होंने जो तमिलनाडु के पलवरम में, कहां पर? तमिलनाडु के पलवरम में उन्होंने क्या किया? पत्थर के अवशेष प्राप्त किए। और सबसे पहले खोजा गया पत्थर यानी कुल्हाड़ी। क्या खोजा गया था आपका? कुल्हाड़ी, जिसको हैंडक्स के नाम से जाना जाता था। और भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल में यानी पाषाण काल में कौन कौन सी चीजें खोजी गई आपकी, ठीक है ना, इसके बारे में अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखने ना भूलें, कल समय तमिलनाडु में 5 बजे, ठीक है ना, यही समय इसी चैनल पर आप सब लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।